जब भी आप कभी अपने पिछले पॉइंट पे वापस जाएंगे, पिछले पॉइंट का मतलब कि जैसे मैं बात कर रहा था कार्स के बारे में और अब मैं बात कर रहा हूँ ट्रक के बारे में, लेकिन अब मुझे दोबारा शिफ्ट करना है किसी कार से रिलेटेड पॉइंट पे, तो मैं क्या करूँगा, ये मार्कर यूज़ करूँगा। एक आम बच्चा जिसका हाथ इंग्लिश में थोड़ा टाइट है वो ये सोचेगा कि एनीवे का मतलब है किसी भी रास्ते से, पर इंग्लिश में इसका हिसाब थोड़ा सा अलग है। आप में और किसी और इंसान में डिस्कशन हो रही थी, लेकिन थोड़े से मतभेद थे। एट द एंड ऑफ योर कन्वर्सेशन वही बात निकल के आई जो आप कह रहे थे, तब आप यूज़ करेंगे दैट्स द थिंग। तो स्वागत है आपका हमारे सेकंड लेक्चर में आई स्पीकिंग के, और अब हम अपनी पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और इस लेक्चर में हम अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया चीज़ें समझाने में कि क्या स्टेप्स हैं, क्या टास्क्स हैं। आज हम सीधा अपना पहली एक्टिविटी करेंगे और टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं स्पीकिंग में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी स्पीच को डिलीवर करने के लिए, कोहेरेंस लाने के लिए, अपनी स्पीच में फ्लुएंसी लाने के लिए, ताकि ओवरऑल जो आपकी स्पीच की क्वालिटी है वो अच्छी हो सके। बड़ी बार बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते दो सेंटेंसेस को, वो वर्ड्स ढूंढते रह जाते हैं अपने दिमाग में कि अब मैं इस सेंटेंस को नेक्स्ट सेंटेंस से कैसे रिलेट कर सकूं, कंटिन्यू कैसे कर सकूं अपनी स्पीच को। हमारा पहला फोकस आज इस टॉपिक पे ये रहेगा। कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, जो सबसे पहली चीज़ आपने अपने दिमाग में रखनी है अपने इंटरव्यू से पहले, चाहे आप अपने डे टू डे लाइफ में फास्ट बोलते हो चाहे स्लो बोलते हो, अपने इंटरव्यू के टाइम पे आपको बिल्कुल एक स्लो और स्टेडी रिदम बना के रखना अपनी स्पीच का। रीज़न बीइंग, जब आप स्लो और स्टेडीली बोलेंगे आपका दिमाग के पास टाइम होगा चीज़ों को प्रोसेस करने का, अच्छे थॉट्स सोचने का, आपके ब्रेन के पास टाइम होगा इमेजिन करने का। और अगर कुछ कनेक्टर्स आप सोच नहीं पा रहे, अगर आप फास्ट बोलेंगे तो फंस जाएंगे, अगर आप स्लो बोल रहे होंगे तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं से वो कनेक्टर, वो वर्ड ढूंढ लेगा या उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ कर लेगा। ठीक है, तो आज हमारा पहला टॉपिक है डिस्कोर्स मार्कर्स। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि डिस्कोर्स मार्कर्स होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, डिस्कोर्स मार्कर्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि लिंक करते हैं हमारे सेंटेंसेस को। अगर आपने अपनी स्पीच कोहेरेंटली डिलीवर करनी है, फ्लुएंसी के साथ डिलीवर करनी है, देन डिस्कोर्स मार्कर्स कैन डू वंडर्स। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आई होप आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं, नोट डाउन करते जाइएगा जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको वीडियो में। सो सबसे पहला डिस्कोर्स मार्कर जो हम पढ़ने वाले हैं आज वो है एज आई वॉज सेइंग। एज आई वॉज सेइंग, इसका मतलब जैसा कि मैं कह रहा था। अब ये मार्कर हमने कब यूज़ करना है? जब भी आप कभी अपने पिछले पॉइंट पे वापस जाएंगे। पिछले पॉइंट का मतलब कि जैसे मैं बात कर रहा था कार्स के बारे में और अब मैं बात कर रहा हूँ ट्रक के बारे में, लेकिन अब मुझे दोबारा शिफ्ट करना है किसी कार से रिलेटेड पॉइंट पे, तो मैं क्या करूँगा, ये मार्कर यूज़ करूँगा। एज आई वॉज सेइंग दैट नाउअडेज द प्राइसेस ऑफ कार्स आर स्काई रॉकेटिंग। तो बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आज के टाइम पे कार के प्राइसेस तो आसमान छू रहे हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने आपको बता दी, लिख लीजिए इस चीज़ को भी वीडियो पॉज करके। अब इसी कनेक्टर को हम मल्टीपल सेंटेंसेस में यूज़ करके देखेंगे। जिन बच्चों को समझ आ रही है वेल एंड गुड, और जिनको नोट करना है वो नोट कर लीजिए। अब इसी मार्कर पे बेस्ड हम दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। एज आई वॉज सेइंग आई एम गोइंग टू यूरोप नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब कि जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मैं अगले महीने यूरोप जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको समझ आई। जब भी आपने कभी अपनी स्पीच में अपने पहले वाले पॉइंट पे आना है अपनी कन्वर्सेशन के दौरान, तो आपने ये मार्कर यूज़ करना है। इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी स्पीच एक कॉम्प्लेक्स स्पीच लगेगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मार्कर डिस्कस करते हैं एनीवे। जिन जिन बच्चों को इसके बारे में पता है कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिन्हें नहीं पता मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक आम बच्चा जिसका हाथ इंग्लिश में थोड़ा टाइट है वो ये सोचेगा कि एनीवे का मतलब है किसी भी रास्ते से, पर इंग्लिश में इसका हिसाब थोड़ा सा अलग है। एनीवे यूज़ किया जाता है अपनी कन्वर्सेशन को एंड करने के लिए या फिर अपने पॉइंट को चेंज करने के लिए, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट होने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बात चल रही है सब्जियों पे कि आज सब्जी की प्राइसेस बहुत हाई हैं, लेकिन मैं ब्रोकर हूँ जिसकी वजह से सब्जी के रेट बढ़ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, चाहूँगा कि
ये टॉपिक जल्दी जल्दी शिफ्ट हो जाए ताकि मैं बच जाऊँ। तो मैं अपनी कन्वर्सेशन में क्या ऐड करूँगा? एनीवे। एनीवे क्यों ऐड करूँगा? कि या तो मेरी कन्वर्सेशन एंड हो जाए या फिर टॉपिक शिफ्ट हो जाए। इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पुअर जॉन ऑलवेज enjoyed a drink. Anyway, he just died last year. अच्छा बच्चों, तो इस सेंटेंस में हमने क्या बोला कि बेचारा जॉन ड्रिंक्स बहुत इंजॉय करता था, लेकिन छोड़ो यार, पिछले साल ही मर गया बेचारा। तो आपने एक चीज़ देखी कि इस कन्वर्सेशन के दौरान मुझे एक इंसान की याद आई जिसका नाम था जॉन, और वो ड्रिंक्स को बहुत इंजॉय करता था। साथ ही मुझे ये भी याद आया कि वो पिछले साल मर गया, इसीलिए इस कन्वर्सेशन को एंड करने के लिए मैंने यूज़ किया एनीवे का। एक बार दोबारा सुनिए। पुअर जॉन ऑलवेज एंजॉयड अ ड्रिंक, एनीवे ही जस्ट डाइड लास्ट ईयर। अब दूसरा तरीका जिसके लिए आप एनीवे का यूज़ कर सकते हैं, उन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं जो चीज़ें होके ही रहनी है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जितना भी बच के चल लूँ, मैंने गिरना ही गिरना है। तो यहाँ पे सर्टनिटी आ गई कि ये होना ही होना है। इस तरीके से या किसी और तरीके से इसे समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। Nobody told Miss Honey to sit, but she sat down anyway. तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि मिस हनी को किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा, लेकिन फिर भी मिस हनी बैठ ही गई। ठीक है, तो जो चीज़ उन्होंने करनी थी वो उन्होंने कर ही ली, इस तरीके से या किसी और तरीके से। अब दो तरीके आपको पता चल गए हैं एनीवे के यूज़ करने के। अब जाते हैं इसके तीसरे यूज़ पे। एनीवे का तीसरा मतलब होता है वैसे भी। तो जब भी कभी आप किसी कन्वर्सेशन में एक पॉइंट रखना चाहेंगे जिसमें वैसे भी यूज़ होना है, तो आप एनीवे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यूज़ करने का तरीका क्या होगा, सेंटेंस देखते हैं फिर समझते हैं। I told you it's all right and anyway it was my fault. तो बच्चों, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, और वैसे भी गलती तो मेरी थी। तो इस केस में वैसे भी का मतलब है एनीवे। ध्यान रहेगा आपको, ये सारे के सारे सेंटेंसेस अलॉन्ग विद देयर यूजेस आप लिख लेंगे अपनी नोटबुक पे। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने थर्ड मार्कर की तरफ। थर्ड मार्कर है हेयर द थिंग या फिर दैट्स द थिंग। ये दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये यूज़ कब करने हैं? जब आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट इशू उठाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप में और किसी और इंसान में डिस्कशन हो रही थी, लेकिन थोड़े से मतभेद थे। एट द एंड ऑफ योर कन्वर्सेशन वही बात निकल के आई जो आप कह रहे थे, तब आप यूज़ करेंगे दैट्स द थिंग। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। A medical journal just proved that height is based on genetics and nutrition as well. Now that's the thing I was adamant about. तो अब बच्चों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक मेडिकल जर्नल ने ये प्रूव किया कि हाइट, जेनेटिक्स और न्यूट्रिशन दोनों पे मैटर करती है, और यही तो वो बात है जिस पे मैं बिल्कुल अडिक्ट था। जी हाँ, तो यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज़ किया है एडमेंट। एडमेंट एक बच्चे बहुत अच्छा वर्ड है। जब भी कन्वर्सेशन के दौरान आपने एक इमूवेबल, एक अनशेकेबल पॉइंट रखना है कि भाई ये चीज़ तो ऐसी ही है, और आप उसको लेके बिल्कुल दृढ़ हो, तो आपने उस वर्ड के लिए यूज़ करना है एडमेंट। एडमेंट का मतलब है अडिग। इसके सिनोनिम्स लिखिए: अनशेकेबल, इमूवेबल, इनफ्लेक्सिबल, अनवेवरिंग, अनकम्प्रोमाइजिंग। ठीक है बच्चों, ये मेरे को लगता है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। फोर्थ मार्कर प्रेजेंट करने जा रहा हूँ मैं, और प्लीज़ प्रैक्टिस करिए इसको घर पे, ताकि ये आपकी स्पीच का एक पार्ट बन जाए। क्योंकि जब आप ऐसे सेंटेंसेस ऐड करेंगे, आपका स्कोर सच्ची स्काई रॉकेट होगा, शूट करेगा। सो फोर्थ डिस्कोर्स इज ऑन योर स्क्रीन्स। आई एम ग्लैड यू ब्रॉट दैट अप। तो ये आप कब यूज़ करते हैं? समझिए, कन्वर्सेशन के दौरान कुछ एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद आपने मिस कर दिया और अगला बंदा आपको याद करवा रहा है, तब आप यूज़ करेंगे ये सेंटेंस, आई एम ग्लैड यू ब्रॉट दैट अप। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात कर रहा हूँ वाटर रिसोर्सेज के बारे में, मैंने सारे पॉइंट कवर किए, लेकिन मैंने एक बहुत मेन पॉइंट छोड़ दिया। जैसे मैंने कहा कि पानी को हम सफाई के लिए यूज़ करते हैं, खाना बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पौधों को देने के लिए यूज़ करते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं।
लेकिन मैंने ये तो बोलना ही भूल गया मैं कि भाई पानी को पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन साथ बैठे वाले बंदे ने मेरे को बोला कि भाई पानी को पीने के लिए भी तो यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मैं क्या बोलूँगा, ओह आई एम ग्लैड यू ब्रॉट दैट अप। आप समझे कि यार शुक्र है आपने मुझे याद करा दिया, मुझे खुशी है इस बात की आपने मुझे याद करा दिया। तो कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे हम इस सेंटेंस को। आई एम ग्लैड यू ब्रॉट दैट अप, वाटर इज ऑल्सो यूज एज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसका मतलब कि शुक्र आपने मेरे को याद करा दिया कि पानी को तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं। तो जब भी आपने अपना पॉइंट ऐड करना है अपने सेंटेंस के अंदर, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना है, तब आप यूज़ करेंगे। लेकिन यूज़ तब करना है जब अगला आपको याद कराएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि अगले ने बोला ही नहीं, बेचारे ने आपको याद ही नहीं कराया और आप यहाँ से पढ़ के चले गए कि ये भाई पॉइंट ऐड करते समय हमने ऐड करना है। तो ऐसा नहीं, अगर अगला आपको याद कराता है, अगला हिंट देता है, फिर आप यूज़ करेंगे आई एम ग्लैड यू ब्रॉट दैट अप। या फिर आप ऐसे बोलेंगे थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। क्या लिखेंगे, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। अब यही सेंटेंस आपने इस फ्रेज को यूज़ करके बनाना है, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। आगे आप वही सेंटेंस लगा देंगे जो हमने इससे पिछले वाले डिस्कोर्स मार्कर को यूज़ करके बनाया था, ठीक है। और जो बच्चे चाहते हैं कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई देना, तो वो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कोर्स की तरफ। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे। अब इसका क्या मतलब है, कुछ बच्चे बेचारे इसको शायद ये सोचेंगे कि दिन के अंत में, जो लिटरली हिंदी से इंग्लिश पढ़ेगा। लेकिन बच्चों इसे तब यूज़ किया जाता है जब आपने अपनी कन्वर्सेशन को एंड करना हो, जब कंक्लूड करना हो। इसका दूसरा मतलब होता है अल्टीमेटली, है ना। हम कहते हैं ना कि यार फाइनली, तो ये फाइनली का ही मतलब है, फाइनली, अल्टीमेटली, एट द एंड ऑफ द डे, इन सब का मतलब एक ही है। अब इसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। No matter whosoever may be the real culprit, at the end of the day, the teacher is convinced that I am responsible for all this mess. तो इसका मतलब क्या है कि यार चाहे जो मर्जी हो, जिसने भी ये कारनामा किया हो, लेकिन टीचर की नज़रों में तो अल्टीमेटली मैं ही बदनाम हुआ ना। टीचर को तो यही लगता है कि मेरी वजह से ही हुआ है। तो कल हम कुछ और भी डिस्कोर्स मार्कर्स डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम पूरा कोर्स ख़त्म करेंगे स्पीकिंग का। स्पीकिंग के बाद हम जाएंगे राइटिंग पे और ऐसे राइटिंग करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे राइटिंग पहले करें तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और कुछ बच्चे जो अपनी आंसर राइटिंग इवेल्युएट करवाना चाहते हैं मेरे से, आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए और कंटिन्यू कीजिए अपनी पढ़ाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें।